को पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान विशेष निवेश के लिए तैयार है। सीएम के प्रतिनिधि मंडल ने बवेरिया राज्य के चांसलर से भी मुलाकात की। राजस्थान में कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधि मंडल ने म्यूनिक के डाइचेस म्यूजियम का भी दौरा किया है। जर्मन कंपनी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। यह तस्वीर जर्मनी से आई है। यहां पर सीएम के साथ पूरा डेलीगेशन पहुंचा है और जर्मनी को खास तौर पर आमंत्रित किया है अपना पार्टनर बनने के लिए। जर्मन कंपनी ने अक्षय ऊर्जा में निवेश को लेकर रुचि भी दिखाई है। और डीग में डिप्थीरिया बीमारी फैल गई है। 1 महीने के अंदर इस बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। मामलों को बढ़ती संख्या को देखकर WHO और जयपुर से चिकित्सा विभाग की टीमें डीग पहुंच चुकी हैं। गांव-गांव में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। डिप्थीरिया के लक्षण और इसे होने पर क्या करें और क्या ना करें, इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्थीरिया ने डराया, प्रशासन हरकत में आया। अब तक 7 बच्चों की मौत। अब डिप्थीरिया डरा रहा है। एक के बाद एक बालिका समेत 7 बच्चों की मौत हो गई और मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। WHO और चिकित्सा विभाग जयपुर की टीम ने जिन गांव में डिप्थीरिया से मौत हुई वहां पहुंचकर बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू कर दिया है। बीमारी से संदिग्ध बच्चों की सैंपलिंग का काम भी शुरू हो गया है। उधर WHO के क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर सुनील यादव का कहना है कि 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों में डिप्थीरिया बीमारी होती है। इसमें बच्चों के गले में सूजन, बुखार, खांसी हो जाती है और ये गंभीर हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए हर महीने गांव-गांव में घर-घर जाकर के टीकाकरण किया जाता है। अभी डीग जिले के नगर, सीगरी, कामा और पहाड़ी रीजन में डिप्थीरिया का आउटब्रेक हुआ है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, जिसका कि इलाज संभव है। इसके लिए उपलब्ध सारी मेडिसिन हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। इसके लिए एंटीटॉक्सिन्स जो महंगे इंजेक्शन होते हैं वो भी हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं और पूरे अपने नगर कामा में अपने उपलब्धि करा रखे हैं। इस बीमारी के लिए मेन जो इसका कारण है वो टीकाकरण से वंचित रह जाना है। इस क्षेत्र में एक लोगों में भ्रम की स्थिति है कि टीका से कोई दिक्कतें आती हैं या टीका को वो नहीं लगवाना चाहते हैं, जिसके कारण जो पुराने जो वंचित जो बच्चे हैं उनमें ये अभी इस बीमारी फैल रही है, जिसमें मोस्टली 5 से और 10 साल के बीच के बच्चे अभी इसमें संक्रमित हो रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं डिप्थीरिया के लक्षणों पर। गले में लगातार खराश रहती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, गले में सूजन के साथ दर्द होता है, तेज बुखार रहता है, कुछ खाने या निगलने में दिक्कत होती है, जुकाम और खांसी होती है, थकान और कमजोरी रहती है, स्किन नीली पड़ती है, धुंधला सा दिखने लगता है। डिप्थीरिया को लेकर अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता नहीं होने से लोग टीकाकरण नहीं करवाते हैं, जिससे मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में टीकाकरण के साथ संक्रमित होने पर विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके सिम्पटम्स में बुखार आना और गले में दर्द होना। इसमें गले के अंदर एक सूडो मेम्ब्रेन बनती है, जिससे बच्चे को सांस में तकलीफ आती है, गर्दन में स्वेलिंग वगैरह भी आती है और फिर बच्चे की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसमें 2024 में अभी तक टोटल केस हमारे पास 24 पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों की डेथ हो चुकी है। इससे पहले भी 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, ये हर साल इन्हीं महीनों में ये फैलता है और 2020 में भी 12 डेथ इससे हुई थी। फिर 2021 में 1, 2 इस तरह की डेथ हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा करा है और नगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 4 डेथ हुई हैं। इसके अलावा कामा में 2 और पहाड़ी में 1 डेथ हुई बीमारी का।
इन बातों का रखें ध्यान। ज्यादा से ज्यादा आराम करें। हार्ट पर असर हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी से बचें। लिक्विड या नरम खाना ही खाएं। घर में संक्रमित को तुरंत क्वारंटाइन करें। घर के सदस्य नियमित रूप से हाथ धोते रहें। 10 साल से ज्यादा उम्र वाले हर 10 साल में टीका लगवाएं। डिप्थीरिया ठीक होने पर वैक्सीनेशन सीरीज पूरा करें। बहरहाल डिप्थीरिया को लेकर चिकित्सा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। चिकित्सा विभाग की टीम ने डीग पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सकों के साथ बैठक की और गांव-गांव जाकर टीकाकरण पर जोर दिया ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ये बड़ी खबर सिरोही से, लेक्चरर नवनीत वर्मा को एपीओ कर दिया गया है। भारत माता के प्रति अभद्र टिप्पणी करने पर यह कार्रवाई की गई है। छात्रों ने लेक्चरर का पुतला फूंका था। एबीवीपी का 5 दिनों से धरना चल रहा था। एबीवीपी की सशक्त मांग रंग लाई। छात्रों के 5 दिन का धरने के बाद में यह फैसला लिया गया। भारत माता के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले लेक्चरर नवनीत वर्मा को आखिर एपीओ किया गया। तो सिरोही से खबर है, यहां पर पिछले 5 दिनों से एबीवीपी के छात्र धरने पर बैठे थे। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने शय और मात की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला, पार्टियों की तैयारी, शुरू हुई दावेदारी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसमें राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 7 सीटों का गणित देखें तो 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट बीजेपी के पास थी। प्रदेश में अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सीटों पर दावेदारी भी शुरू हो गई है। बात अगर दौसा की करें तो दौसा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके शंकर लाल शर्मा ने दावेदारी जताई है। आज सरकार हमारी है और इसके अलावा अब कोई मुख्यमंत्री का दावेदारी वाली बात नहीं है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर उनको करना था। इसलिए अब के में बहुत बदलाव है, बड़ा अंतर है। और राजस्थान के अंदर सरकार जब बीजेपी की है तो काम भी हम बीजेपी करेगी। सभी पब्लिक भी अच्छी तरह जानती है कि हमारा विकास कहाँ पर है, तो इसलिए पिछली बार से कोई अब लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ सोन समाज के, हमारे साथ ओबीसी के सभी लोग सहयोग करेंगे और साथ रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश में उपचुनाव में भी बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जितने काम किए थे, होटल में ले जाना, होटल में बंद करना, प्रस्ताव पास नहीं करना, आए हुए पर्यवेक्षकों को वापस भेजना, 5 साल पूरा सर्कस का नाटक ही चलता रहा। तो उससे राज्य की जनता पूर्णतः दुखी है और उसके बाद में सरकार बदली है। इन 5 जो 6 स्थान पर चुनाव होने वाले हैं, एक अभी निधन के कारण चरित हो गया, 7 जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव में जनता को पश्चाताप था कि हमने कांग्रेस को क्यों जिता दिया। अब ये स्थान खाली हुए हैं तो इन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हैं। वहीं 2 विधायकों के निधन के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। 84 विधानसभा सीट, बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई।
सलूंबर विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बहरहाल कुछ ही दिनों में प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने रविवार को अपने प्रत्याशियों के नामों के पैनल को लेकर एक बैठक की, जिसमें नामों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर कई बैठकें कर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उपचुनावों को लेकर जो बात बताऊं, हमारी 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास थी, बाकी सीटें हमारे पास नहीं थी। लेकिन जो हमारी पार्टी और हमारा संगठन जिस तरह से एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट से भी हमारा राजस्थान पूरा प्रभावित है। निश्चित रूप से हम 7 की 7 सीट जीतेंगे। फॉर्मूला तो सबको पता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतारती है सभी पार्टी, इसलिए हम भी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं की आपस की राय लेकर के कोई अलग से कुछ भी नहीं, अपनी तो बचाएंगे ही बचाएंगे और कांग्रेस से सभी छीन भी लेंगे। हमारे दोनों सरकारों के बजट देख लो, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, जनहितैषी बजट था, और राजस्थान का सरकार का भी जो बजट है, उसमें भी कई घोषणाएं हुई है जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जो भी प्रत्याशी होगा कमल का फूल का निशान है, उसके साथ हम लोग हैं। हमें प्रत्याशी से मतलब है, हमें पार्टी से मतलब है। पार्टी का जो भी चेहरा है वो कमल का फूल। इस बार ये चुनाव झुंझुनू की जनता लड़ रही है और यहाँ से जो लगातार एमएलए रहे हैं उनसे परेशान हैं, उनसे नाखुश हैं। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं के कारण इस बार झुंझुनू का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, धोखाधड़ी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फर्जी तरीके से बैंक खाते किराए पर लेकर ठगी करते थे। नागौर के अनिल खंदोलिया को गिरफ्तार किया गया। दामोदर प्रजापत को भी गिरफ्तार किया गया। महादेव ऑनलाइन ऐप के जरिए गेमिंग कर लोगों के साथ ठगी करते थे। मानसरोवर थाना पुलिस ने इस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फर्जी तरीके से बैंक खातों को किराए पर लिया जाता था और मोटी रकम को ठगा गया। नागौर के अनिल खंदोलिया व दामोदर प्रजापत को गिरफ्तार किया गया। 5 मोबाइल फोन, 17 एटीएम, 5 चेक, 6 आधार कार्ड और काफी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन में लेनदेन का हिसाब भी मिला है। महादेव ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑनलाइन गेमिंग के ठगी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बीकानेर में दशहरे के दिन हनुमान जी के दरगाह में जाकर जियारत करने का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने आयोजन समिति के खिलाफ प्रदर्शन कर एफआईआर की मांग की है। विवाद के बीच हनुमान जी का किरदार निभाने वाले शख्स ने सोशल मीडिया में माफी मांगी है। बीकानेर में हर साल की तरह इस बार भी दशहरा पर शोभा यात्रा निकाली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। धार्मिक कार्यक्रम है जो परंपरा के मुताबिक होता ही है, लेकिन इस बार हनुमान जी की दरगाह में जियारत करते देखा गया। अब जब तस्वीरें वायरल हुई तो विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए। आयोजन समिति के खिलाफ एफआईआर की मांग की। हनुमान जी का कैरेक्टर के अंदर वो व्यक्ति एक दरगाह में जाके जियारत कर रहा है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी का वेश धारण किए व्यक्ति दरगाह में जाके जियारत कर रहा है, हमारे सनातन धर्म को एक नीचा दिखा रहा है, हनुमान जी को नीचा दिखा रहा है और दरगाह को वो अपने धर्म को वो उच्च दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए अब आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते हनुमान जी का किरदार निभाने वाला शख्स दरगाह के अंदर जाता है। दरअसल शोभा यात्रा में हनुमान बना शख्स सलीम है। दशहरे पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान बीच रास्ते दरगाह आ जाती है। ऐसे में सलीम दरगाह को देखते ही खुद को जियारत करने से रोक न सके। हालांकि विवाद होने पर कलाकार सलीम ने माफी मांग ली है। मेरे द्वारा बजरंगबली का इसमें किरदार किया जाता है। मैं रास्ते में मिलने वाले जितने भी मंदिर या दरगाह में मत्था टेकता हूँ, मेरे इस मत्थे टेकने से किसी की भावनाओं से ठेस पहुँची है, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है।
क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि सलीम हर साल शोभा यात्रा में हनुमान जी का किरदार निभाते हैं, लेकिन इस तरह का विवाद कभी नहीं हुआ। लेकिन अब सलीम ने माफी मांग ली है। ऐसे में उम्मीद है कि यह विवाद अब शांत हो जाएगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ को सोमवार को एक भक्त ने 3 किलो 700 ग्राम चांदी से बनी पोशाक भेंट की। इस पोशाक पर सोने की पॉलिश और मीनाकारी वर्क भी किया गया है। भक्त ने बिजनेस अच्छा चलने पर अपनी इनकम से सांवलिया सेठ को यह भेंट चढ़ाई है। चांदी पर सोने की पॉलिश वाला चोला, कवच, कुंडल, पंख, चक्र, पादुका और मुकुट बनवाया गया। इधर 2 दिन पहले चित्तौड़गढ़ के रहने वाले एक भक्त ने पत्नी के जन्मदिन पर सांवलिया सेठ को चांदी से बना हेलीकॉप्टर भेंट किया था। इस हेलीकॉप्टर की बनावट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही।